दोस्तों हम देख रहे थे लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज दोस्तों हमारा रहने वाला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इसके अलावा हम देखेंगे नागरिकता। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बिल्कुल दोस्तों पेज बाय पेज यहाँ पर हम चल रहे हैं। प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है, बिल्कुल क्रम अनुसार दोस्तों आपको पूरी लूसेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर किताब मिलने वाली है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत एक है। तो भारत दोस्तों एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत दोस्तों ये राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद को है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर संसद को। अगला प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? दोस्तों ये अधिकार भी संसद को ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद ये कर सकती है। अगला प्रश्न है, अन्य राज्यों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक तो जूनागढ़ था, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों के विलय के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? दोस्तों ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल व बीपी मेनन। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राज्य है। दोस्तों अभी भी दोस्तों यही चल रहा है, 2024 भी आप कर सकते हैं इसको। तो 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1956 में किया गया था। बिल्कुल मोहजबानी आपको याद होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी पोट्टी श्री रामुलु की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसमें दोस्तों के.एम. पणिक्कर थे, फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में ये किया गया था। अगला प्रश्न है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो 28 जो है केंद्र शासित 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में। तो दोस्तों इसका यहाँ पर जो सही उत्तर है 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। दोस्तों ये हो जाएगा 8 राज्य 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं। दोस्तों नागालैंड यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि नागालैंड का गठन दोस्तों 1963 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी लक्षद्वीप, लद्दाख, पुदुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो त्रिपुरा दोस्तों यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 1972 में त्रिपुरा बना था। मेक माई ट्रिप दोस्तों ये 1972 में बना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो मिजोरम दोस्तों नहीं है। राज्य आप सभी को पता। अगला प्रश्न है कराईकल, माहे, यनम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में किया था। अगला प्रश्न है पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। दोस्तों ये किया गया था 1962 में। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 1962 में। अगला प्रश्न है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। दोस्तों ये हो जाएगा 1961 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। दोस्तों ये हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों ये हो जाएगा 1974 में। 1975 में सिक्किम राज्य बन गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। दोस्तों ये बनाया गया था 35वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों ये किया गया था 1971 में। अगला प्रश्न है संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था। दोस्तों 56वें के द्वारा गोवा बना था। 55वें संशोधन के द्वारा जो है अरुणाचल हो गया, फिर मिजोरम है और फिर सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा धर आयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष को सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। अगला प्रश्न है लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। दोस्तों ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था और 9 नवंबर 2000 को हमारा प्यारा उत्तराखंड इसका भी गठन हुआ था। अगला प्रश्न है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 3 राज्यों छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए थे। अगला प्रश्न है किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर जो सही उत्तर है ये हो जाएगा संसद कर सकती है। अगला प्रश्न है भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा दोस्तों ये किया जा सकता है। अगला प्रश्न है
नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। सिक्किम दोस्तों 1975 बना था, हरियाणा 1966 में, तो ये तो होगा नहीं। नागालैंड 63 में बना था, हरियाणा 66, तो सिक्किम 75, ये भी नहीं होगा। सिक्किम 75 में बना था, अरुणाचल 87, फिर हरियाणा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो नागालैंड दोस्तों 63 है, हरियाणा 66 है, सिक्किम 75 है, 1975 है, और अरुणाचल प्रदेश 1987 है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बनाए गए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मेक माई ट्रिप मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा दोस्तों ये राज्य बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। दोस्तों बिहार कब बना था? तो 1912 में बना था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? दोस्तों ये हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, बिल्कुल सत्य कथन है। इस प्रकार का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में दोस्तों आएगी, दोस्तों ये नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए की सहमति की आवश्यकता है। तो किसकी दोस्तों ये है? तो ये हो जाएगा राज्य की नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की सहमति की आवश्यकता है, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों परिवर्तन, और ये तो है राज्यों की सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, दोस्तों ये 2 में आएगा, फिर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों यहाँ से हमारे शुरू होते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों ये हो जाएगा एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? दोस्तों ये है अनुच्छेद 11 में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। दोस्तों जन्म से कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी कर सकते हैं। भारतीय बैंक दोस्तों कोई भी बैंक में आप जमा करके दोस्तों पैसा जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला प्रश्न है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? दोस्तों हो जाएगा राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 6 में है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? दोस्तों हो जाएगा देशद्रोह या अपराध सिद्ध होने पर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। दोस्तों एक कारण, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की अगर नागरिकता ले लेता है, यानी कि दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो यहाँ पर जो है नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर नहीं है? अधिवास है, पंजीकरण है, वंशाक्रम है, संपत्ति स्वामित्व, ये दोस्तों नहीं है, इसके आधार पर नौकरी जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से कर सकते हैं, देशीकरण हो गया, वंशानुक्रम हो गया, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से कहाँ चर्चा की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ये तो ठीक है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो ये तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि ये परिचित नहीं है तो नागरिकता रद्द कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता है। और अगला ऑप्शन है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, बिल्कुल की जा सकती है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो ये भी ठीक हो जाएगा। 1 2 1 3 4। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का क्या उद्देश्य है? दोस्तों ये हो जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर बिल्कुल है, वंचित किए जाने पर भी है, पर्यावसान पर भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो निर्वाचन के दौरान नहीं कर सकते हैं, युद्ध के दौरान भी नहीं कर सकते हैं, आपातकाल में भी नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में लागू हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता बिल्कुल है, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार ये भी है, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये भी है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? दोस्तों ये हो जाएगा 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? दोस्तों व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार की दावा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के द्वारा बिल्कुल दोस्तों ये हम यहाँ पर कर सकते हैं, आनुवंशिकता द्वारा भी कर सकते हैं, पंजीयन द्वारा भी कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। अनुरोध द्वारा दोस्तों सिफारिश कर देंगे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा संसद है। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है? बिल्कुल खो देगा, ऐसे में तो खो ही देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ऐसे में भी खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़के ने जो है किसी यहाँ के व्यक्ति ने जो है ऑस्ट्रेलिया से शादी कर ली, अमेरिका से कहीं से भी कर ली, तो ऐसे में नागरिकता नहीं जाती है। सरकार की आलोचना करता है तो इससे में भी नहीं होती है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत? दोस्तों ये भाग 2 के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अगले भाग में हम देखेंगे मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी दोस्तों इसकी एक मैराथन बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। इसके बाद हम देखेंगे डीपीएसपी नागरिक, जो अगला दोस्तों रहेगा मूल अधिकार, इसमें करीब 125 प्रश्न रहने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।